तो आज के सेशंस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझ रहे हैं और कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है। अगर किसी भी इक्वेशन को हमें ये जस्टिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें ये देखना है कि क्या मैं उस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये हमें जज कर लेना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास अगर दे रखा है एक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? सिंस यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ x लिख लो और यहाँ 0 लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए कह सकते हैं कि ये वाला हमारा इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें सिंपली कोई लिख दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे यस सर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि आप कहोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर मैं लिखूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कोई बच्चा ये लिख दे, ऐसे लिख दे इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं आप कहोगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि a कभी भी मैंने लिखा है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मैंने क्या लिख दिया है? 0 के इक्वल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। तो एक्स स्क्वायर वाला अगर टर्म लाना है तो उसका कॉफिशिएंट जरूर 0 है, तभी तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। बट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। बट इसके अलावा जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर में, और एक्सरसाइज पहला जो हमारा है वो 4.1 है। और 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक से और फिर क्वेश्चन को करते हैं। इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है जितना बताया। ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जो इक्वेशंस दे रखे हैं क्या वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अभी हम लोग देखेंगे चेक करके कि कौन कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है, गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आप लोगों को मालूम है? बताओ किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जब लगाओगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ पे क्या होगा? तो 2x माइनस 6 होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा। सारे बच्चे लिखते भी चलो, पैरेलली लिखते चलो। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस
प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे प्लस 2x है और ये माइनस का 2x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या करेगा, इस टर्म को कैंसिल कर देगा और 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो कहोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म एग्जिस्ट करता है। सबसे जो बेसिक क्राइटेरिया है, क्या आपको देखना है कि किसी भी इक्वेशंस में क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बट ये भी साथ में देख लेना है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म के अलावा एक्स क्यूब वाला भी तो टर्म नहीं है, एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो वो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें देखना है कि क्या ये इसमें मैक्सिमम जो डिग्री है इसका क्या 2 है, इस इक्वेशन का, तो मैक्सिमम डिग्री इसका 2 ही है। तो ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ में इसको हम लोग चाहें तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों को इतना ही सॉल्व करना है। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर 0 × x + 7 इज इक्वल टू 0। सो आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख पा रहे हो। आप लिखोगे यस गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, given equation एक quadratic equation है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रहा है? ठीक ना? क्या क्या देखना है देखो, फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, थोड़ा सा और समझने का ट्राई करो। अगर कोई इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट एक इक्वेशन में लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब वाला भी टर्म यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कैसा इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है ना? तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी देख ले, या इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो कि क्या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये एसेंशियल कंडीशन है कि a हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो पहला वाला जो इक्वेशन है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ और बहुत सारे आपको खुद ही अटेम्प्ट करके चेक करना है, ठीक है? सब मैं कर दूंगा तो फिर सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए कुछ क्वेश्चंस मेरे से करवाओ, कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन खुद भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को और भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इसको भी हमें चेक करके, इस इक्वेशन को भी हमें चेक करके यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है? कैसे बताएंगे? सो देखो, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे एक कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे? तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने वाले हैं ये a - b होल क्यूब लगाने वाले हैं। ये किसके इक्वल होता है? तो a³ - b³ माइनस 3a² प्लस में 3ab²। तो ये हमारा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? x³ - 4x² - x + 1, और इसको इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे अगर एक्सपेंड करोगे तो मिलेगा x³ - 8 माइनस 3a² यानी कि x² इंटू में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, और प्लस में 3a का मतलब x है और b का मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है?
अब इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 8 और 3 2 जा 6 x², 2 2 जा 4 इंटू द 12x। ठीक है, सारे टर्म को क्या कर लो, अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड में लगो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन चेंज कर दिया क्योंकि हम लोग यहाँ से राइट से लेफ्ट में ला रहे थे, तो एक्स क्यूब हमारा प्लस का था तो इसको माइनस कर दिया, जो साइन जिसका माइनस था वो प्लस हो गया क्योंकि हमने इक्वेशंस से लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लाया। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये एक्स क्यूब से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का ये क्या है 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट 2x² मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, वही देखो यहाँ पे माइनस का x है और यहाँ पे माइनस का 12x है, तो ये माइनस का 13x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। सो यस, गिवन इक्वेशन is a quadratic equation, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ रहा है? तन्मय समझ में आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है गुंजा? ठीक है, पूछ लेना है, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना है। तो देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, घर पे करना। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कल के क्लास में आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, समझ में आया ना? तो पूछ लेना है, जब कभी भी आप घर पे अटेम्प्ट करते हो और क्वेश्चन नहीं हो पाए तो मेरे से पूछना है। लिख लिया सारे बच्चों ने ना? ठीक है, जल्दी लिखो। ठीक है, आगे बढ़े। सुंदर से लिखना है, जैसे मैं अच्छे से लिखता हूँ ना। ठीक है, ध्यान में रखना है क्योंकि आपको बैठ के लिखना है, मैं खड़ा होके लिख रहा हूँ। आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है, मैं अभी से 4-5 घंटे पढ़ा रखा हूँ, फिर भी मैं सक्सेसफुली अच्छे से लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो अपना काम है उसको अच्छे से करूँ, तो आप भी अपने अच्छे काम को अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने करे हैं, बाकी क्वेश्चन को आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं हो पाता है तो मुझे बताना है कि सर नहीं हो पाया, और भी क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, वो मैं क्लास में डिस्कस किया करूंगा, और जो बहुत ही सिंपल होगा, जो तेरे तुमसे हो जाएगा, मुझे लगेगा हो जाएगा, वो क्वेश्चन तुमको करने का मैं एक चांस दूंगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर नहीं हुआ, अब मुझे फिर से। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी सिचुएशंस दे रखा है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कितना बड़ा प्लॉट है, तो उसका एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इस प्लॉट का जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है।
इसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है। फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा है, तो हमने लेंथ को क्या लिखा? इसके ब्रेथ के दुगुने से एक ज्यादा लिख दिया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिससे हम लोग इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ निकाल सके। ठीक है, सो कंसिडरेशंस ले लेते हैं हम लोग। क्या कंसिडरेशंस लेंगे? तो लिखेंगे लेट x मीटर बी द breadth of given rectangular plot, ठीक है, प्लॉट, ठीक है। So let x be the breadth of given rectangular plot. So length is equal to 2x plus 1। कैसे लिखा है? तो as per क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने लेंथ को सेट कर लिया, क्योंकि ब्रेथ हमारा x है और कह रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। So that's why we have written length is equal to 2x plus 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है इसका एरिया किसके इक्वल है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो हमारा एरिया है वो 528 है, और किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं। तो लेंथ हमारा 2x प्लस 1 है और ब्रेथ क्या है? x है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। सो फाइनली वी हैव 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया है। समझ में आया? लिखो भाई, तब वेट नहीं करना है, इन पार्लर लिखते रहना है। लिखो फटाफट लिखो। मेरे साथ साथ लिखते रह। हाँ, क्या डायग्राम बनाना है? जो चीज करा है वो कर लेना है, क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आए ना। आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कहाँ पे x ऊपर नहीं होगा? ये ब्रेथ है ना हमारा, ये ब्रेथ है, तो ये x है और ये हमारा लेंथ है। तो लेंथ ब्रेथ से क्या है? दुगुने से एक ज्यादा है, तो दुगुने से एक ज्यादा दिखा दिया है इसका। और इसका ये एरिया है, ठीक है ना। एरिया का मतलब ये सारा, ये एरिया किसके इक्वल है? तो 528 के इक्वल है, 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इसको कर लो आप। लिख लिया सारे बच्चों ने ना? मैंने पैरेलली लिखा करो, ठीक है ना। इतना रुक रुक के लिखोगे तब तो हो गया, 1 घंटे में 2-3 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली चलना है। और ये रिकॉर्डेड सेशन भी है, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे फिर से आराम से पॉज पॉज करके देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। भारी ट्राई करते हैं। तुम्हारा भाई रेगुलर नहीं रहता है, पापा को कॉल पे भैया बोल रहे थे रेगुलर आना है और पापा से कहना कि सच बात। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या है? कह रहा है इस क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? 2 3 6 7 12 13। तो कैसे हमने किया? तो जो पिछला है उससे अगला कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके का कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक 24 है तो दूसरा क्या होगा? 25 होगा।
तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, सो वी हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that we will able to find the two positive integers. ठीक है ना, as per given condition in question. तो क्या है, तो हम लोग यहाँ पे considerations पहले लिख लेते हैं. let x and x plus 1 be two conjugative positive integer, positive integers. ठीक है, x and x plus 1 be two consecutive positive integers. So according to question, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन कैसा होगा, तो इक्वेशन होगा x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306. ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306. So finally we have x square x minus 306 is equal to 0. So this is the final equation. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, आ रहा है ना, ठीक से. चलो आगे बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, गुड. अब देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे. थर्ड क्वेश्चन में कैसे करना है ये देखिए. सो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, तो 26 ईयर बड़ी है, यानी कि रोहन का एज अगर x है तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26. ठीक है, एज पर गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. तो कह रहा है कि 3 साल आगे उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा. तो 3 साल आगे रोहन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और उसकी मदर का एज कितना होगा, x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 होगा कि नहीं होगा. तो उस स्टेज में इन दोनों के एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, तो 360 के इक्वल है. अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं. सो लेट x years and x plus 26 years be the present age of Rohan and Rohan's mother respectively. ठीक है, now according to question क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ. अभी से 3 साल आगे, तो अभी से 3 साल आगे रोहन का एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके मदर का एज कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा. इनके 3 साल आगे इनके एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, तो 360 के इक्वल है. 360 के इक्वल कर दिए. अब क्या हम लोग लिखेंगे, तो x प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 29 लिखेंगे, 360 के इक्वल होगा. इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो x से x को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को 29 से करोगे 29x आ जाएगा, 3 को x से करोगे तो 3x आ जाएगा, और 29 को 3 से करोगे तो 9 3 27 7 2 आ जाएगा,
और 3 दूना 6 और 2 87 आ जाएगा, ये 360। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा, और 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर 32x, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी 0 है, एक बोरो लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, एक बोरो लिया, 15 आ गया, 15 से 8 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पे 273 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें क्या करना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल सके। ठीक है, सो डिस्टेंस दे रखा है, कह रहा है कि अगर 480 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी एक सर्टेन स्पीड से चलता है तो कुछ टाइम लगता होगा, बट उसी स्पीड को अगर रिड्यूस कर दे रहा है, कितना कम कर दे रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे रहा है, तो टाइम क्या लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, पहले ट्रेन की स्पीड कंसीडर कर लेते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या ले लेते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर, लेट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। विद द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन का क्या है, स्पीड। ठीक है, सो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो टाइम टेकन कितना होगा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन to cover distance of 480 kilometer at a uniform speed x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बताता है, टाइम को बताता है। ठीक है, so time taken by train to cover a distance of 480 km at a uniform speed x km per hour is equal to 480 upon x hour, 480 upon x hour, इतना r इतना घंटा ले लेगा 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेवल करता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर टाइम टेकन फिर से निकालिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन to cover same distance at uniform speed x माइनस कितना रिड्यूस कर दिया स्पीड को, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 माइनस एक्स माइनस 8। तो ये वाला जो टाइम है ये 3 घंटे ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा है अगर स्पीड को कम करेंगे तो ये 3 घंटे क्या होगा, ज़्यादा ले लेगा। तो ये वाला टाइम क्या है, 3 घंटे
ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 घंटे के इक्वल होगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question according to question 480 upon x minus 8 minus 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर। होगा या नहीं होगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, यहाँ जाएगा 480 x और यहाँ जाएगा 480 x माइनस 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 480x प्लस 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गया और 8 4 जा 32, 38 और यहाँ आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। सॉल्व करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू हैव 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 8 3 जा 24x। So finally we have 0 is equal to 3x square 24x minus 3840। हम लोग चाहें तो इस पूरे इक्वेशन से थ्रू आउट x 3 कॉमन ले सकते हैं। सो नाउ वी हैव x स्क्वायर माइनस 8x 3 1 जा 3 2 जा एंड 3 8 जा। सो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन का भी, सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? एक बात, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो लेक्चर्स को देखना, यही एग्जैक्टली यही वीडियो लेक्चर मिलेगा तुमको यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके देख लेना। फिर से नहीं समझ में आया फिर से पूछ, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई को आगे ले जाना इम्पॉसिबल है। जैसे अभी तुम यहाँ पे क्लास को सुने, ठीक है, अब यहाँ पे रिकैप नहीं कर सकते, पीछे मेरे को ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। और जो वीडियो लेक्चर्स है वो अगर डाला हुआ है और सेम लेक्चर है, जो लेक्चर तुमने अटेंड किया है वही लेक्चर डाल दिया है, तो आप उसको पीछे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके थोड़ा सा रुक के समझ के फिर आगे जा सकते हो। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए है? आपके लिए है। आप अगर यूज नहीं करोगे टेक्नोलॉजी को अपने पढ़ाई में, तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से आपको मदद करेगी? टेक्नोलॉजी आपके लिए है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करो, अपने स्टडी में यूज करो, अपने आप को आगे बढ़ाने में यूज करो। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एंटरटेन करने में यूज नहीं करना है। एंटरटेनमेंट भी इसका पर्पस है, बट इट इज नॉट द ओनली पर्पस कि एंटरटेन कर लिया अपने आप को बस हो गया। ठीक है ना? जो आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, सारे चैनल अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है? आपको अपने आप को एंटरटेन भी करना है, साथ में एजुकेट भी करना है। ठीक है ना? तो आप एजुकेशन वाले भी चैनल देखा करो। चैनल में क्या फ्रीडम है आपके साथ, कि आपकी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आपको पढ़ने का मन करेगा तो आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप उसको पॉज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया तो आपको उसको रिवाइंड भी कर सकते हैं, आप पीछे भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं क्या? बट क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्लास में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे पा रहा है? तो आपको टेक्नोलॉजी दे पा रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए थैंकफुल रहो। साथ में ये क्लास में आना जरूरी है। क्यों क्लास में आना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंट्रैक्शंस है, उसको टेक्नोलॉजी ओवरकम नहीं कर सकते। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है मेरा, तो मैं तुमको समझा सकता हूँ, मैं तुमको डांट सकता हूँ, मैं तुमको यंगर ब्रदर के जैसा ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। बट टेक्नोलॉजी तुमको वो सारी चीज़ें बताएगा जहाँ पे तुमको पॉज लेना है, तुम रुक सकते हो, तुमको रिवाइंड करना है, आप रिवाइंड कर सकते हैं। आपको 15 मिनट ही क्लास सुनना है, तो 15 मिनट क्लास सुन के आप उठ सकते हो, उठ जाओ, खेल कूद लो, फिर उसी वहीं से 15 मिनट के बाद स्टार्ट करो। मैं आपको कह ही नहीं रहा हूँ कि 1-1 घंटे की क्लास करो, आप 15-15 मिनट 20-20 मिनट का लेक्चर ही देखो। 15 मिनट देख लिया, पॉज कर लिया, फिर उसी लेक्चर को आगे वहां से बढ़ा लो।
तो दिन में अगर 4 बार में 1 घंटे का अगर देखा तो 1 घंटे में चीज़ें आपने सीख ली ना 15-15 मिनट करके, तो आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगा और आपका पढ़ाई भी हो गया। ठीक है, तो पढ़ाई को इस तरीके से करना है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज नहीं करना है। जैसे मोबाइल है, ये बहुत बड़ा आपके पास पावर है, बहुत बड़ा वेपन है। सिर्फ गेमिंग में मत यूज करो, इसको नई टेक्नोलॉजी को सीखने में यूज करो, अपने आप को अगली क्लास में ले जाने में यूज करो। ठीक है, ये हेल्प करेगा, ये मदद करेगा, आपकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाएगा, स्मूथ बना देगा। जो चीज़ का लर्निंग आज से 10 साल पीछे चले जाओ तो हम लोगों को सीखने में बहुत सारा टाइम लगता था, उस चीज़ को आप क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारे टीचर का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर आप वहाँ पे देखो सीख लो। और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसी का लेक्चर है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है पढ़ते हैं आप किसी से लेक्चर किसी का और का सुनते हैं, तो दोनों में बातें क्या हो जाएगी, डिफर कर सकती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। बट यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपको दूसरी क्लास वही टीचर और जिस क्लास में आप बैठे थे वही लेक्चर मिल रहा है, तो वो लेक्चर जैसे आज वाला जो लेक्चर है ये डालूंगा मैं, तो उसी लेक्चर को देखोगे तो बहुत बहुत सारा रिजेम्बलेंस मिलेगा, समानताएं मिल जाएगी, फिर वहां से सीखना क्या हो जाता है थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके घर पे बैठ के पढ़ना है ताकि हम लोग जिंदगी में पढ़ाई को यूज कर सकें। ठीक है ना, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। कहाँ से नहीं समझ में आया, यहाँ से उसके नीचे से, और उसके नीचे से देखो क्या बहुत आसान है, ये हो गया, ये देखो यहाँ पे एलसीएम कितना है x माइनस एट इंटू एक्स है, यहाँ से इसको काटेंगे तो x माइनस एट कट जाएगा, x बच जाएगा, तो x से 480 को मल्टीप्लाई करोगे तो 480x आ जाएगा। फिर माइनस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ लगाया, फिर 480 लिखा और यहाँ पे नीचे में x है, ये पूरे को काटेंगे तो x कट जाएगा, x माइनस एट बच जाएगा, तो x माइनस एट लिख दिया यहाँ। अब 480x और 480 को x माइनस एट से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 480x आ जाएगा। अब माइनस 480 इंटू माइनस एट को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 3840 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखा और इसको इस साइड ले गए, इसको कहाँ ले आए, इस साइड ले आए, तो ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस एट आएगा। सबको फिर से सिंप्लीफाई कर दिया, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे इसको इस साइड लाया तो ये प्लस का तो इस साइड आ गया तो माइनस आ गया, तो 3x स्क्वायर 24x माइनस में 3840 आया। अभी 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 3 खत्म हो गया, यहाँ से 3 8 जा 24 आ गया, और यहाँ पे क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 बचा, तो 24, 3 8 जा 24 और ये एक जीरो इस के बदले में, तो 1280 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करके देखो इतना ही आएगा। फिर इस 3 को इधर लाओगे तो ये 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में डिवाइड होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन आपका यही आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार वीडियो लेक्चर फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।